आपने शायद पोस्ट कार्ड्स देखे होंगे, अजियन सी का चमकता हुआ पानी। बहुत लोगों के लिए ये एक खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन दो नेटो एलाइज ग्रीस और टर्की के लिए ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम पॉइंट भी रहा है। डिकेड से हमने हेडलाइंस में उनके समुद्री झगड़े, एयर स्पेस वायलेशंस और काफी गर्म बहस देखी है, लेकिन क्या हो अगर सबसे खतरनाक लहरें वो ना हो जो डेली न्यूज में आ रही हैं? क्या हो अगर फाइटर जेट्स और नेवल एक्सरसाइजेस की ड्रामेटिक इमेजेस के पीछे एक ज्यादा गहरा और कॉम्प्लिकेटेड झगड़ों का जाल चुपके से इन देशों को एक ऐसे क्राइसिस की तरफ धकेल रहा है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता? आपको शायद अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। असली कहानी यहाँ अजियन से कहीं आगे है। सालों से टेंशन का मेन स्टेज बिना किसी शक के अजियन सी ही रहा है। इस सब के सेंटर में है टेरिटोरियल वाटर्स का इशू। ग्रीस का अभी 6 माइल लिमिट है, लेकिन वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जैसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यूएन क्लॉज के तहत उसे इसे 12 माइल्स तक बढ़ाने का हक है। टर्की, जिसने यूएन क्लॉज साइन नहीं किया है, ने चेतावनी दी है कि ऐसा कदम युद्ध का कारण भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये उसके लंबे अजियन कोस्ट लाइन से इंटरनेशनल वाटर्स तक पहुंच को सीरियसली कम कर देगा। फिर आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की बात। ये समुद्र के नीचे के पॉसिबल रिसोर्सेज के राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़े झगड़े का पॉइंट ये है कि आइलैंड्स इन जोन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। दोनों साइड्स इसे अलग तरह से देखते हैं। इसमें नेशनल एयर स्पेस, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजंस और यहाँ तक कि छोटे अनइनहैबिटेड टापुओं का मालिक कौन है। इस पर लगातार होने वाली नोकझोंक को भी जोड़ दो तो आपके पास लगातार फ्रिक्शन का रेसिपी तैयार है। ये वो झगड़े हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, एक बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ते के दिखने वाले सिम्टम्स। लेकिन बात यह है, जब दुनिया अक्सर समुद्र पर होने वाले इन टकरावों पर फोकस करती है तो बहुत सारे दूसरे सुलगते हुए मुद्दे सिचुएशन को और भी खतरनाक बना रहे हैं। ये है छुपे हुए फ्लैश पॉइंट्स। एक कड़वा और तेजी से पॉलिटिसाइज होता रिफ्यूजी क्राइसिस, लीगल इंटरप्रिटेशंस जो बिल्कुल अलग हैं और समुद्र कानूनों से कहीं आगे जाते हैं, और ये जनरल हर चीज पर हावी सिक्योरिटी की चिंता जो हर इंटरेक्शन को बिगाड़ देती है। ये सिर्फ छोटे मोटे झगड़े नहीं हैं, ये शक्तिशाली अंडरकरेंट्स हैं जो दोनों देशों और शायद पूरे रीजन को कुछ सचमुच अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक सिचुएशन में खींच सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा वॉलेटाइल लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला एलिमेंट चलता आ रहा है रिफ्यूजी सिचुएशन। अप्रैल 2025 में ग्रीस ने एक बार फिर टर्की को अफगानिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान जैसे जगहों से आए असाइलम सीकर्स के लिए सेफ थर्ड कंट्री का लेबल दिया। ये फैसला ग्रीस के अपने टॉप कोर्ट द्वारा पहले के ऐसे ही एक फैसले को रद्द करने के बाद भी आया। एथेंस को टर्की के रास्ते आने वाले लोगों के असाइलम एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने और उन्हें वापस भेजने की कोशिश करने देता है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसकी सख्त आलोचना की है। उनका कहना है कि टर्की असल में सेफ थर्ड कंट्री के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। रिफ्यूजी सुरक्षा और यहाँ तक कि रिफॉल्वमेंट, लोगों को खतरे में वापस भेजने के मामलों पर चिंता जताते हुए, ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन चिंताओं के बारे में नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल टूल बन गया है। दोनों देशों पर रिफ्यूजी क्राइसिस का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। टर्की ने कभी कभी इमिग्रेंट्स को यूरोप की तरफ जाने की अनुमति दी या उन्हें एनकरेज भी किया है। वहीं ग्रीक अथॉरिटीज पर समुद्र और जमीन पर इलीगल पुशबैक्स के आरोप लगातार लग रहे हैं। ऐसे एक्शंस जिनकी इंटरनेशनल बॉडीज ने निंदा की है। ये एक दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला कमजोर लोगों को मोहरा बना देता है और पहले से ही भड़की हुई मिसट्रस्ट की आग में घी डालता है। हम यहाँ मैरीटाइम लॉ से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और ह्यूमन राइट्स के बुनियादी सवालों में जा रहे हैं। कानूनों को इंटरप्रेट करने पर मतभेद अजियन के पानी से बहुत आगे तक फैले हुए हैं, जबकि ग्रीस यूएन क्लॉज को मैरीटाइम बाउंड्रीज सुलझाने का मेन प्लेबुक मानता है। टर्की सिग्नेटरी ना होने के कारण इसे एकमात्र आधार नहीं मानता। इसकी बजाय टर्की अक्सर सीधी बातचीत की मांग करता है और इक्विटी के प्रिंसिपल्स उठाता है, खासकर जब बात उसके तट के पास ग्रीक आइलैंड्स के मैरीटाइम राइट्स की आती है। ये बुनियादी मतभेद किसी भी कॉमन लीगल ग्राउंड को ढूंढना बेहद मुश्किल बना देता है। एक बहुत हाल ही का झगड़ा इसे साफ दिखाता है। जून 2025 में टर्की ने यूनेस्को को अपना मैरीटाइम स्पेशल प्लान सबमिट किया। ग्रीक ऑफिशियल्स के अनुसार ये प्लान अनिवार्य रूप से आधे अजियन पर प्रभाव का दावा करता है। ये सीधे ग्रीस की सॉवरेनिटी और उसके अपने मरीन पार्क के प्लान्स को चैलेंज करता है उन पानियों में जिन्हें टर्की विवादित मानता है। एथेंस इसे एक सीधा उकसाव मानता है जो टर्की की मैरीटाइम राइट्स की
की एक तरफा इंटरप्रिटेशन पर आधारित है, जो स्थापित इंटरनेशनल लॉ और उसके आइलैंड्स द्वारा जनरेट होने वाले पूरे मैरीटाइम जोन्स को इग्नोर करता है। जबकि ग्रीस ने कभी कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसी बॉडीज का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। टर्की की बायलैटरल टॉक्स अक्सर अपनी शर्तों पर की पसंद आमतौर पर डिप्लोमेटिक डेड एंड्स तक ले जाती है। ये सिर्फ मैप्स पर बहस नहीं है, ये इस बात पर गहरा टकराव दर्शाते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को कैसे समझा और लागू किया जाना चाहिए। स्पेसिफिक लीगल और ह्यूमैनिटेरियन झगड़ों के अलावा एक घना कोहरा है बड़े सिक्योरिटी चिंताओं का। दर्शकों की मिसट्रस्ट का मतलब है कि एक साइड कुछ भी करे, दूसरी साइड उसे शक की नजर से देखती है। ये हर चीज पर असर डालता है। अजीन से दूर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और यहाँ तक कि उनके अपने माइनॉरिटीज के साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है। ग्रीस के वेस्टर्न थ्रेस में टर्किश मुस्लिम माइनॉरिटी और टर्की में कम होती ग्रीक ऑर्थोडॉक्स माइनॉरिटी। अजियन एक क्रिटिकल समुद्री मार्ग है जो ब्लैक सी को मेडिटेरियन से जोड़ता है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब है कि वहां कोई भी इंस्टेबिलिटी ग्लोबल ट्रेड और नेटो सिक्योरिटी पर दूरगामी प्रभाव डालती है। यूक्रेन में युद्ध ने इन चिंताओं को और भी तीव्र कर दिया है। नेटो के अंदर भी ये बायलैटरल टेंशंस ऑपरेशनल यूनिटी को बिगाड़ सकती है और ग्रीक और टर्किश मिलिट्री फोर्सेस के बीच घटनाएं इसमें मौजूद खतरों की तीखी याद दिलाती हैं। हर देश खतरों को सिर्फ अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेन राइट्स के लिए एक बड़े अस्तित्व के लिए चुनौती के हिस्से के रूप में देखता है। इस मामले को शांत करना और विश्वास बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब यह चीजें सच में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ये फ्लैश पॉइंट्स, रिफ्यूजी क्राइसिस, टकराती लीगल व्यूज और वो गहरी सिक्योरिटी चिंताएं अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये खतरनाक रूप से उलझे हुए हैं, हर एक दूसरे को और खराब बना रहे हैं। रिफ्यूजी पुशबैक्स पर आरोप डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस तक पहुंचना मुश्किल बना देते हैं। मैरीटाइम दावों पर असहमति मिलिट्री चिंताओं और नेशनलिस्ट भावनाओं को बढ़ावा देती है, जो फिर माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर सहयोग करना और भी मुश्किल बना देता है। इस जटिल जाल का मतलब है कि एक एरिया में एक चिंगारी आसानी से दूसरे में आग लगा सकती है, जो पोटेंशियल रूप से एक ऐसे क्राइसिस को जन्म दे सकती है जो इस तरह से बढ़े जैसे दोनों में से कोई भी उम्मीद नहीं करता या चाहता है। सिर्फ ट्रेडिशनल एजियन झगड़ों पर फोकस करने का मतलब अक्सर इस बड़े, ज्यादा वॉलेटाइल, इंटरकनेक्टेड शिकायतों की तस्वीर को मिस करना है, जो चुपके से लेकिन लगातार ग्रीस और टर्की को और दूर कर रही हैं। तो वो एजियन में ग्रीक और टर्किश नेवल वेसल्स की जानी मानी तस्वीरें वो सच में कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बताती हैं। सरफेस के नीचे रिफ्यूजी क्राइसिस का हथियार बनाना, इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल बेसिक्स पर गहरी असहमति और गहरी सिक्योरिटी चिंताएं एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक तूफान बना रही हैं। इन छुपे हुए टेंशंस को समझना सिर्फ एथेंस और अंकारा के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। आगे का रास्ता एक ऐसे डायलॉग और डी एस्केलेशन की मांग करता है जो सचमुच इन गहरे, अक्सर ना कहे गए कॉन्फ्लिक्ट के ड्राइवर्स को स्वीकार करे। इसे इग्नोर करना एक ऐसा जुआ है जिसे रीजन और साफ कहूं तो दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। इन छुपे हुए टेंशंस पर आपके क्या विचार है? क्या आपको ग्रीस और टर्की के लिए कोई आगे का रास्ता दिखता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर इस एनालिसिस ने आपको सोचने के लिए कुछ दिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज की और एक्सप्लोरेशंस के लिए, और वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आप हमारी अगली रिपोर्ट मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।